वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं सृष्टि अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग चैनल यूनिकॉर्न। लास्ट टाइम मैंने आपको 2021 में मार्च का एमटीपी सॉल्व करवाया था, मार्च एमटीपी ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ दिस इज द सेकेंड मॉडल टेस्ट पेपर गिवन बाय ICAI इन ईयर 2021, जो कि है अप्रैल 2021 मॉक टेस्ट पेपर। सो दिस इज मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2। अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 MTP1 दैट इज ऑफ मार्च 2021 ये नहीं देखा है तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रही हूँ। सो नाउ दिस इज पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स पार्ट 1 क्वेश्चंस फ्रॉम अप्रैल 2021 MTP। ऑलराइट, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एमटीपी के क्वेश्चंस, और अगर करंट ईयर की एमटीपी की बात करें तो वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, करंट एमटीपी। सो दिस इज योर लेटेस्ट एमटीपी विच इज गिवन बाय ICAI, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ये एक ऐसी एमटीपी है जिसके लिए मैं कह सकती हूँ कि बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस ICAI ने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कहीं पर भी और नहीं है, ना आपके मॉड्यूल में, बैक क्वेश्चंस में, ना इलस्ट्रेशंस में, कंप्लीटली न्यू क्वेश्चंस। सो आई एम टेलिंग यू, आप कोई और एमटीपी एग्जाम में सॉल्व करके जाएं या ना जाएं आपकी मर्जी है, पर दिस वन इज अ मस्ट डू। ऑलराइट, so let us begin now. We will solve all the questions one by one. लॉजिक के साथ रिविजन करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 right here on your screens. An applied economics that fills the gap between economic theory and business practice is, क्या होता है भाई? हम जानते हैं इकोनॉमिक थ्योरी और प्रैक्टिकल बिजनेस के बीच का जो गैप फिल करता है उसे हम कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। So answer is 1A. ठीक है। Second question is administered prices are determined in socialism by. देखिए, administered prices कौन से सिस्टम में होता है? सोशलिज्म में होते हैं। ये डिसाइड कौन करता है कि administered प्राइस क्या होगी? It is of course decided by the some external third authority. Generally it is government. So answer is B. स्ट्रेट अवे एकदम सीधा सपाट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, भाई इनमें से कौन सा एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का? लॉ ऑफ डिमांड कहता है दैट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, सो लॉ ऑफ डिमांड के कौन से एक्सेप्शंस है? स्पेक्युलेटिव इफेक्ट, फियर ऑफ शॉर्टेज, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पढ़ा है ना, कि अगर हमें फ्यूचर में लगता है कि सप्लाई फ्यूचर में कम हो जाएगी तो आज हम करंट डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। लॉकडाउन की घोषणा को याद करो। ठीक है, सो दिस इज एन एक्सेप्शन। इग्नोरेंस, वी अज्यूम दैट कंज्यूमर हैज फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट और दैट ही इज रैशनल, सो ये भी एक एक्सेप्शन है ना। सो ऑल ऑफ द अबाउट, तो करेक्ट आंसर हो गया थर्ड का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 The shape of TC curve of the monopolist is. So एक मोनोपोलिस्ट फर्म है, उसके टोटल कॉस्ट कर्व का शेप पूछ रहा है। सो टोटल कॉस्ट कर्व कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता और कुछ ऐसा होता है। सो दिस इज इनवर्स एस शेप। फोर्थ का आंसर होगा राइट सी। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा सी। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 यूनिक सप्लाई कर्व इन मोनोपोली इज नॉट ड्यू टू। सो मोनोपोली में जो सप्लाई कर्व होता है वो यूनिक होता है ना। इज नॉट ड्यू टू, इट इज नॉट ड्यू टू व्हाट? देखो, मोनोपोली में हम जानते हैं प्राइस हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर सेट किया जाता है, क्योंकि एक मोनोपोलिस्ट जो होता है वो हमेशा क्या चाहता है? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। उसका मेन एम क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। वो आउटपुट को भी रेस्ट्रिक्ट कर देता है ना। सो फिफ्थ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। वहीं पर अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन में आप जानते हैं प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, प्राइस हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल सेट किया जाता है। ऑलराइट, आई होप यू गॉट दिस वेरी वेल। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6
शैम्पू मैन्युफैक्चरर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, भाई शैम्पू, सोप, कंडीशनर, एफएमसीजी जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है और कैसा होता है, प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सिमिलर से होते हैं बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ब्रांड यहाँ पर मायने रखती है और सेलिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा मायने रखता है। सो सिक्स्थ का करेक्ट आंसर होगा बी। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत सिंपल से हैं, है ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं बट नए हैं और आगे आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। सो स्टे विद मी टिल द एंड। Question number 7. Reliance Jio can be described as part of which form to market structure? देखो, Reliance Jio जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, टेलीकॉम सेक्टर है, वो किसके अंदर आता है? बहुत ही फ्यू प्लेयर्स होते हैं ना टेलीकॉम सेक्टर में, हैंडफुल, आराम से आप काउंट कर सकते हो 2 to 10, है ना। सो ये आएगा ओलिगोपोली में। 7th का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Price elasticity of demand of a firm is infinite in. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट, भाई इनफाइनाइट होती है तो कैसा होता है? इनफाइनाइट, ऐसा, है ना। प्राइस तो चेंज हो ही नहीं रहा और क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता जा रहा है। सो इट इज इनफाइनाइट इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। हम जानते हैं ना यहाँ पर प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू सब इक्वल होता है, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन से मार्केट फॉर्म में होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी बताइए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पॉसिबल है, विच मार्केट फॉर्म, ये आप मुझे बताएंगे। अब देखो, व्हेन देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट, सही बात है, इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। परफेक्ट कंपटीशन में कभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मस्ट बी डिफरेंट इन बोथ द मार्केट्स। मान लो ये सब मार्केट ए है, ये सब मार्केट बी है, दोनों में इलास्टिसिटी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, बिल्कुल सही। थर्ड, 2 or more market which can be separated and can be kept separate। भाई सब मार्केट्स का होना जरूरी है अगर तुम्हें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना है, ये तो हम जानते हैं। सो दिस इज अगेन करेक्ट। सो भाई सब कुछ अगर करेक्ट है तो क्या हो गया, फिर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10. रॉ मटेरियल्स एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट मोनोपोलाइज्ड, मोनोपोलाइज्ड नहीं है, एंड लेबर इज नॉट यूनियनाइज्ड इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। भाई कहाँ पर होता है ये सब? सारे परफेक्ट मोबिलिटी है, परफेक्ट फ्रीडम है, परफेक्ट कंपटीशन। सो 10th का आंसर हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिस तरीके से हमने 10 क्वेश्चंस किए उसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं आगे, सो स्टे विद मी। क्वेश्चन नंबर 11. AR इज डिफरेंट फ्रॉम MR अंडर। भाई AR और MR जो है वो डिफरेंट होते हैं कौन से मार्केट फॉर्म में? तो परफेक्ट कंपटीशन में तो हम जानते हैं सेम होते हैं, है ना, परफेक्ट कंपटीशन में। पर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है उनमें कुछ ऐसा होता है ना, AR और MR। AR हमेशा ऊपर रहता है, MR नेगेटिव भी हो जाता है और नीचे रहता है AR से, है ना। तो स्टीपर होगा किसमें? मोनोपोली में, ठीक है। और यही कर्व्स ऐसी शेप के होते हैं AR MR, बट फ्लैटर होते हैं मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, क्योंकि वहां पर थोड़ी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। सो इन दोनों में ही AR MR अलग अलग होते हैं। सो बोथ A and B is the answer. Why not C? Because C में परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है ना, AR MR प्राइस डिमांड ये सब इक्वल होता है, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है भाई? कहता है वाइल्ड एनिमल्स, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। वाइल्ड एनिमल्स हैज डिस्ट्रॉयड द एंटायर क्रॉप्स ऑफ अ फार्मर. What effect it will have on the price in perfect competition? Wild animals ने पूरा का पूरा जो क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है। सो प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? देखो एक पर्टिकुलर फार्मर की बात हो रही है, सारे फार्मर्स की बात नहीं हो रही है।
ये इंडस्ट्री या मार्केट कौन सा हो गया? एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का मार्केट हो गया मानो, है ना, इंडस्ट्री। इसमें बहुत सारे फार्मर्स होंगे भाई, जाहिर सी बात है, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन, सो खूब सारे फार्मर्स हैं। इनमें से किसी एक फार्मर, वन ऑफ अ फार्मर, एक फार्मर के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया एनिमल्स ने, तो क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं यहाँ पर हर एक फर्म की जो कैपेसिटी है ना, वो बहुत ही कम होती है, वो मार्केट सप्लाई को इफेक्ट नहीं कर सकता। सो प्राइस विल रिमेन एज इट इज, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। ये बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट इन मोनोपोली इज, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट इन मोनोपोली इज, मोनोपोली कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं मोनोपोली मार्केट में? यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, राइट, यूनिक प्रोडक्ट्स। मोनोपोली इज द सिंगल सेलर इन द इंडस्ट्री, सो यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई के बीच का रिलेशन इज क्रॉस डिमांड, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी। सो यहाँ पर यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब रिलेटेड तो नहीं है, ना सब्स्टिट्यूट्स है ना कॉम्प्लीमेंट्री है, एक तरीके से बोल सकते हो यूनिक प्रोडक्ट्स है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं होते, सो अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वहां पर क्रॉस इलास्टिसिटी आप जानते हैं कैसी होती है? जीरो होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी जीरो। सो 13th का करेक्ट आंसर होगा ए, ऑलराइट, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, अ गुड वन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इंस्टीट्यूट लिटरली चाहता है कि आप बस रटे नहीं, प्रैक्टिकली आपको डायग्राम्स भी आने चाहिए, अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ देखो एक मोनोपोलिस्ट का डायग्राम है और वो पूछ रहा है कि वो लॉसेस इनकर कर रहा है या प्रॉफिट या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सो हम जानते हैं अगर हमें कभी भी फाइंड करना हो ये कि लॉस है कि प्रॉफिट है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट है, हम एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं। अगर AC बड़ा है AR से, यहाँ देखिए शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है, सो दिस इज एवरेज कॉस्ट AC, ये बड़ा है AR से और यहाँ पर आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व है AR, है ना। सो व्हेनेवर AC इज बिगर देन, लार्जर देन AR, कॉस्ट ज्यादा है, इट इज इंकरिंग लॉसेस। सो 14th का आंसर होगा लॉसेस, ठीक है, बहुत सिंपल था, पर आपको डायग्राम नहीं आता अगर, ठीक है, तो आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। So you have to know everything, all right? Question number 15. The dilemma faced by a monopolistic is setting. Dilemma का मतलब क्या होता है? Confusion, दिक्कत, मतलब दुख, है ना? किस चीज की में थोड़ी तुम्हें डायलेमा हो रही है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, परेशानी हो रही है। सो एक मोनोपोलिस्टिक फर्म जो होता है भाई, वो प्राइस भी सेट करता है और आउटपुट भी सेट करता है। सो जो डायलेमा है एक मोनोपोलिस्टिक फर्म का, तो उसका है दोनों चीजें सेट करने में, बोथ ए एंड बी, भाई दोनों ही उसे सेट करनी पड़ती है। अगर यहीं पर परफेक्ट कंपटीशन होता ना, तो परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होते हैं उनको प्राइस तो मिलती है इंडस्ट्री से, हम जानते हैं ऑल फर्म्स इन द परफेक्ट कंपटीशन आर प्राइस टेकर्स, सो उनको केवल आउटपुट डिटरमाइन करना पड़ता है, ओनली आउटपुट, ठीक है, ओनली आउटपुट डिसाइड करना पड़ता है परफेक्ट कंपटीशन में। पर यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक की बात हो रही है, सो यहाँ तो दोनों ही चीजें डिसाइड करनी पड़ती है। सो आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा, पर इंस्टीट्यूट ने ICI MTP की आंसर की में इसका आंसर दिया है D फॉर दिल्ली। So according to me the answer is C. So you can make a correction and you can mark C as the answer in the exam. Alright, ठीक है। Now next question is question number 16. Innovation theory is propounded by. देखो ये question है chapter 5th business cycle से और ये बहुत ज़्यादा important question है। Coming to the question why, क्योंकि ये बहुत बार पूछा है इंस्टीट्यूट ने। सो मैंने आपको याद करवाया था कि शूज लेने जब हम जाते हैं तो इनोवेटिव डिजाइन्स हम चाहते हैं, इनोवेशन, ठीक है। सो शूमपीटर ऐसे याद कर लो, इनोवेटिव डिजाइन, शूज लेने जाते हैं, नए नए डिजाइन के जूते चाहिए। सो इनोवेशन थ्योरी इज गिवन बाय शूमपीटर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17.
फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्यू टू। अब आप देख सकते हैं ये भी चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल का क्वेश्चन है। चैप्टर 5 को कंप्लीटली मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, सभी बैक एमसीक्यूज को सॉल्व करवा के। आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं ऊपर दिख रहे आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, आपको वीडियो दिख जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रही हूँ। देखिए, फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्यू टू, भाई क्या होगा, दे आर ड्यू टू एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। इकोनॉमिक्स में हम हमेशा इफेक्टिव डिमांड को कंसिडर करते हैं एंड ऑफ कोर्स एग्रीगेट मतलब टोटल, ठीक है, क्योंकि मैक्रो लेवल की बात हो रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 5। ड्यूरिंग एक्सपेंशन फेज ऑफ बिजनेस साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर। नॉट को भूलना नहीं, डज नॉट अकर, इनमें से क्या नहीं होता एक्सपेंशन फेज में। प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस एंड कॉन्फिडेंस इंक्रीज, बिल्कुल हाँ, एक्सपेंशन में पॉजिटिव सेंटिमेंट रहता है भाई, इंक्रीज होता है प्रॉफिट। डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस एज एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, बिल्कुल हाँ, डिमांड भी लेबर की बढ़ती है। सी देखिए, परचेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स इज इंक्रीज्ड बाय द कंज्यूमर। मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, आंसर होगा डी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही लग रहे हैं, ठीक है। पर इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है सी फॉर कैट। उन्होंने कहा कि परचेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स इज इंक्रीज्ड बाय द कंज्यूमर इज फॉल्स। अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं होता है एक्सपेंशन के केस में, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग ए बी सी तीनों सही है, सो आंसर होगा नन ऑफ द अबाव। सो माय आंसर इज ऑप्शन डी एंड ICAI's आंसर इज ऑप्शन सी। अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि नहीं मैम ICAI का जो आंसर है 18th का ऑप्शन सी वो करेक्ट है, हमारे पास रीजन है, वैलिड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, तो फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि 18th का आंसर सी ही है और आपके पास वैलिड रीजन है, देन प्लीज फील फ्री टू कमेंट बिलो। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। फेज ऑफ बिजनेस साइकिल आर, मैंने आपको कैसे याद करवाया फेजेस को, EPCT, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है, ये आपकी ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है, तो कैसे मैंने आपको फेजेस याद करवाए, एक्सपेंशन, पीक, कंट्रैक्शन और ट्रॉफ और डिप्रेशन, फिर वापस से रिकवरी, ठीक है। सो एक्सपेंशन, पीक, कंट्रैक्शन और ट्रॉफ। 19th का करेक्ट आंसर हो गया ए। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके मॉड्यूल में बैक क्वेश्चंस में भी है, सो अगेन आई एम टेलिंग दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 इज एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल आर। देखो एक्सटर्नल कॉजेज कौन कौन से होते हैं भाई बिजनेस साइकिल के, एक तो होता है वॉर, एक होता है पोस्ट वॉर, एक होता है पॉपुलेशन का कुछ, ठीक है, एक होता है टेक्नोलॉजिकल शॉक, है ना, टेक्नोलॉजिकल शॉक, और एक और होता है नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है। तो ये 5 ही एक्सटर्नल कॉजेस हैं। सो इनमें से कौन सा एक्सटर्नल कॉज है, टेक्नोलॉजिकल शॉक। सो 20th का करेक्ट आंसर हो गया सी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिपीटेडली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोर्स ग्रेट डिप्रेशन, डिप्रेशन, रिसेशन, ट्रॉफ, ये सब कहाँ पढ़ा हमने, चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। ये आया कहाँ से, चैप्टर 1 से आया। चैप्टर 1 में एक कंसेप्ट है नॉर्मेटिव साइंस वर्सेस पॉजिटिव साइंस। अक्सर आपको इसमें कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। एक बहुत इजी से तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव टेबल मैंने बना दी है, इस पर एक डेडिकेटेडली नया वीडियो मैंने इसी बार पोस्ट किया है, उससे आप जरूर देखें। ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करें और वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। उस टेबल में मैंने सारी चीजें डाल दी है, सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड उस वीडियो में सॉल्व करवाए हैं। सो जरूर वीडियो को देखें,
दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जो हमें सजेशन दे, मॉरल वैल्यूज जजमेंट इन्वॉल्व हो, शुड बी, ऑट टू बी ब्रांड से रिलेटेड हो, जो केवल हमें फैक्ट ना बताए, ठीक है, नॉर्मेटिव। सो सी फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स। टू बी प्रोवाइडेड का मतलब इट इज सेइंग इट शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स, तो आंसर तो यही हो गया। जब आप बी और सी पढ़ेंगे आपको पता चलेगा ये मियर फैक्ट्स है, दिस इज नथिंग बट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। और जब आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी जाती है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं प्योर साइंस और पॉजिटिव साइंस, ठीक है। सो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया 22 का ए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ कैपिटलिज्म। मुझे जल्दी से नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कैपिटलिज्म का 3 और नाम है, 3 मोर नेम्स, वो 3 और नाम क्या है, ये आप मुझे नीचे बताएंगे। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को 3 और नामों से जाना जाता है, वो क्या है, ठीक है। नाउ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट, है ना, मतलब डिसएडवांटेज नहीं है, ये आपको बताना है। सो ऑप्शन ए इज द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड ऑफ द सोसाइटी। ये तो सही है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है भाई, क्योंकि यहाँ पर लग्जरी गुड्स की ज्यादा प्रोडक्शन होती है। क्यों, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स, इट इज द मेनस्टे ऑफ कैपिटलिज्म, प्रॉफिट, यस, एंड प्राइवेट ओनरशिप। तो रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी जो है वो रिप्रेजेंट नहीं हो पाती। नेक्स्ट देखो, स्ट्राइक्स एंड लॉकडाउन्स आर वेरी कॉमन, बिल्कुल सही है। यहाँ पर लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता है, इनइक्वालिटी होती है, अनरेस्ट होता है सोसाइटी में। सो ये तो है ही बात कि स्ट्राइक्स और लॉकडाउन रहता है। नेक्स्ट देखो, कैपिटलिज्म यूजुअली फंक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। ये क्या है भाई, दिस इज अ मेरिट। ये बात तो सच है, बात तो बिल्कुल सच है। देखो एक बात याद रखो, ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ए और बी तो क्या है, डीमेरिट है, डिसएडवांटेज है, और सी जो है वो मेरिट है कैपिटलिज्म का। तो इसने क्या पूछा, इट इज नॉट अ डीमेरिट, मतलब नॉट अ डीमेरिट का मतलब भाई मेरिट बता दो। तो मेरिट कौन सी इनमें से, सी है। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क तो है ही, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, कंज्यूमर इज द किंग, सो ऑफ कोर्स डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, सोशलिस्ट इकोनॉमी डज हैव। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है उसमें क्या होता है, राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बिल्कुल राइट टू वर्क दिया जाता है सबको और एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर किया जाता है। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कैपिटलिज्म की तरह कट थ्रोट कंपटीशन नहीं होता, ना के बराबर कंपटीशन होता है यहाँ जीरो कंपटीशन। सो दोनों ही ठीक है, ठीक है। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं, ये कहाँ पर होता है, ये कैपिटलिज्म में होता है। कंपटीशन भी कैपिटलिज्म में होता है, ठीक है। सो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, scarcity of resources occurs due to। भाई scarcity of resources occurs due to, ये ऑफ हटा देना यहाँ से, इसको काट देना, ठीक है। तो scarcity, लॉ ऑफ scarcity क्या कहता है भाई, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं, यस। सो ऑल वांट्स कैन नेवर बी सैटिस्फाइड। तो scarcity तो होती है, पर क्यों होती है, हाई डिमांड ऑफ रिसोर्सेज, यस। Absence of substitutes, yes, sometimes it happens. Substitutes ना होने की वजह से भी scarcity होती है। And mismanagement and inequality, बिल्कुल सही है। अगर आपने mismanagement और inequality किया तो भी ऐसा हो जाता है। So 25th का करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दिल्ली, ठीक है। ये भी एक अलग नया क्वेश्चन था, कहीं पर नहीं देखा गया है पहले, सो मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं भाई, वो गुड्स होते हैं मैम जिन गुड्स के केस में अगर हमारी कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। बिकॉज वाई, बिकॉज कंज्यूमर विल मूव टूवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ सुपीरियर गुड्स, और इसलिए इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन कम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में कुछ चर्चा, ठीक है।
इनकम इफेक्ट क्या होता है, आपके रियल इनकम के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, आपके रिलेटेड गुड्स की प्राइस ज्यादा बढ़ गई, प्राइस ऑफ वाई बढ़ गई, तो आप रिलेटिवली चीपर हो गए, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। ओके, इंफीरियर गुड्स के केस में देखो क्या होगा। मैंने आपको इंफीरियर गुड्स बताया, इनकम इफेक्ट बताया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताया। अब देखो इंफीरियर गुड्स का केस है, इनकम इफेक्ट। अगर आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी तो क्या आप क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ाओगे भाई? रियल इनकम अगर आपकी बढ़ गई है तो क्या आप इंफीरियर गुड्स के केस में क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ाओगे? नहीं मैम, हम तो सुपीरियर गुड्स की तरफ चले जाएंगे। तो अगर हमारी रियल इनकम बढ़ गई तो भी हम इंफीरियर गुड को और नहीं खरीदेंगे। सो ये कैसा होता है, इनकम इफेक्ट कैसा होता है, इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। ठीक है, इनकम इफेक्ट तो नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर मान लो मैं इंफीरियर गुड हूँ, गुड ए भी इंफीरियर है, गुड बी भी इंफीरियर है। अगर गुड बी की प्राइस बढ़ गई तो ए तो रिलेटिवली चीपर लगने लगेगा, यस। तो हम क्या ए की डिमांड बढ़ा देंगे, क्वांटिटी बढ़ा देंगे, यस मैम। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि हम बाकी रिलेटेड गुड्स के कंपैरिजन में चीप हो गए हैं, हमें ज्यादा खरीदा जाएगा। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पॉजिटिव in case of inferior goods, substitution effect is positive and income effect is negative. So are they working in opposite direction? Yes ma'am, they are working in opposite direction. income effect तो negative है, substitution effect positive है। very good question। ठीक है, next देखो question number 27। question number 27 में भाई आपको एक करेक्शन करना होगा। करेक्शन क्या है, या तो करेक्शन कीजिए या तो ऑप्शन को सही लिखिए। सो बेटर है हम करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये आपको पता होगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, यही तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप MUX को 20 ले लेते हो, 20, प्राइस ऑफ X है 5, ठीक है, और MUY है 40, आपको प्राइस ऑफ Y बताना है। ठीक है, सो हम MUX की जगह करेक्शन करेंगे, 30 की जगह 20 लिख देंगे। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। सो आप अगर ये वैल्यूज डालेंगे फिर तो प्राइस ऑफ Y विल बी व्हाट, 40 into 5 डिवाइडेड बाय 20 एंड दिस विल गिव यू 10। ठीक है, सो प्राइस ऑफ Y क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ऑप्शन ए जो कि आपके MTP की आंसर की में दिया है, ऑप्शन ए 27 का करेक्ट हो जाएगा। सो अगेन आई एम टेलिंग, यहाँ पर आपको एक छोटा सा करेक्शन करना है। क्या करेक्शन है मैम? करेक्शन ये है, क्वेश्चन नंबर 27 में MUX इज इक्वल टू 30 दिया है, इसको 30 को हटाकर 20 लिख लें, बस इतना सा करेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। When the demand curve is parallel to y-axis, elasticity of demand will be। तो भाई डिमांड कर्व जो है वो y-axis से पैरेलल है, मतलब कुछ ऐसा है। तो आप बताएं इलास्टिसिटी कैसी है, प्राइस चेंज होता जा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड सेम है। ठीक है, सो इट इज जीरो इलास्टिसिटी। 28 का आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। A rise in sale of which type of good is expected in case of recession। ये भी नया क्वेश्चन है, मैंने पहले कभी नहीं देखा आपके मॉड्यूल में या पास्ट ईयर एग्जाम में। A rise in sale of which type of good is expected in case of recession। भाई रिसेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गया ना, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन का थोड़ा सीवियर फॉर्म रिसेशन होता है, उसका और ज्यादा सीवियर फॉर्म डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन का लोएस्ट पॉइंट ट्रॉफ होता है। ठीक है, ऐसे काम करता है ये CRDP, है ना। अब देखो किस तरीके के गुड की सेल बढ़ जाएगी रिसेशन में। भाई किसी के पास पैसा नहीं है, सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, तो इंफीरियर गुड्स, ये इंटीरियर नहीं है, ये INF है, इंफीरियर गुड्स की सेल बढ़ जाएगी। सो करेक्ट आंसर विल बी 29 का C। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है इफ प्राइस ऑफ बोथ गुड्स फॉल हाउ वुड द बजट लाइन बी अफेक्टेड। ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन आया आपके न्यू मॉड्यूल से, आया। ठीक है, अब ये कह रहा है भाई कि अगर मान लो कि दोनों ही गुड्स की प्राइस फॉल हो गई, ऐसा कुछ था केस। ठीक है, सो इट इज सेइंग दैट अगर मान लो दोनों ही गुड्स की प्राइस फॉल हो गई, पहले बजट लाइन ये थी। ठीक है,
अब क्या होगा बजट लाइन में? देखो बजट लाइन हमें वो सारे कॉम्बिनेशंस दिखाती है दो गुड्स के जिसमें हमें गिवन इनकम को पूर्ण रूप से पूरी तरह खर्च कर देना होता है किन्हीं भी दो गुड्स के कंजम्पशन पे, गुड ए एंड बी, ठीक है। अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखाती है। अब मान लो पहले गुड ए का प्राइस 10 और बी का 20 था। अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है प्राइस ऑफ बोथ गुड्स फॉल, दोनों ही कम हो गए। मान लो ये ₹1 हो गया, ये ₹2 हो गया, ठीक है। बजट लाइन पे इसका क्या अफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? पहले आप जितना भी खरीद पा रहे थे गिवन मनी इनकम में, गिवन मनी इनकम मतलब मनी इनकम तो फिक्स्ड है 2000, सपोज किया 2000। गिवन मनी इनकम में पहले जितना भी खरीद पा रहे थे अब क्या उससे ज्यादा खरीद पाओगे क्योंकि दोनों गुड्स की प्राइस कम हो गई है, एक तरीके से रियल इनकम आपकी बढ़ गई। तो फिर क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा बजट लाइन में। दिस इज ट्रू दैट राइटवर्ड शिफ्ट होगा, बट पूरा सभी ऑप्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। फोर्थ ऑप्शन देखो, the new budget line will have the same slope as the original so long as the price of both the goods changes in the same proportion। बिल्कुल सही बात है कि मान लो पहले प्राइस था 10 और 20 और अब नया प्राइस हो गया 1 और 2। क्या होगा? बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट तो होगी, है ना, वो तो ठीक है, पर स्लोप जो है सेम होगा, सेम स्लोप, है ना। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है पहले जिस रेशियो में थे दो गुड्स के अब भी उसी रेशियो में है। So guys, these were first 30 questions solved by us from the MTP of April 2021. This is the second MTP released by ICAI for this 2021 exam year. So now, question number 31 to 60. I will surely solve these questions as well. If you liked this video and अगर आपको मदद हुई है इस वीडियो से, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, आपको हेल्प मिल रही है, आपको पसंद आ रहे हैं इस तरीके से एमटीपी के सॉल्यूशंस, तो आप नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इस एमटीपी का लेकर आऊं या नहीं। और बाकी सब्जेक्ट्स के भी आरटीपी एमटीपीस अगर आप चाहते हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल so that you stay updated with every new important video coming up. So guys, every minute is precious now. A very few days are remaining for your exams. Gear up, revise well. I'll see you soon in the next video. Till then, stay healthy, be happy. Bye-bye.